सोचिए जरा एक ऐसे नंबर के बारे में, एक ऐसा नंबर जो इतना बड़ा हो कि पूरे एक रीजन की, एक पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल दे। हाल ही में एक समिट हुई और वहां पर एक लक्ष्य रखा गया, $2 ट्रिलियन। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के भविष्य का एक बहुत ही बड़ा, एक एम्बिशियस सपना है। चलिए इसी सपने को जरा और करीब से समझते हैं। $2 ट्रिलियन, जी हाँ, ये वो विशाल लक्ष्य है जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह अपनी नई डिजिटल इकोनॉमी के लिए बना रहा है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा, एक साथ जुड़ा हुआ डिजिटल बाजार जो पूरे के पूरे रीजन को आपस में जोड़ देगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा ग्रुप है जो इतना बड़ा सपना देख रहा है और वो इसे हकीकत में बदलने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब हम एक बहुत ही जरूरी संगठन की तरफ ले जाते हैं, और वो संगठन है आसियान। इस $2 ट्रिलियन वाली महत्वाकांक्षा के पीछे की असली ताकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये आसियान है क्या। तो ये है आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसा कि इस मैप पर हम देख सकते हैं, इसमें अब पूरे 11 सदस्य देश शामिल हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और सबसे नया मेंबर है तिमोर लेस्टे। ये सिर्फ कुछ देशों का ग्रुप नहीं है, ये दुनिया के सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक चौराहों में से एक है। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1967 में। जरा सोचिए, वो वक्त जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर में बटी हुई थी। इन देशों ने एक साथ आने का फैसला किया। मकसद था अपने रीजन में शांति, स्थिरता और सबसे जरूरी आर्थिक विकास लाना। तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास और एक साझे भविष्य की उम्मीदों में बहुत गहरी हैं। आसियान का काम 3 मेन पिलर्स या कह सकते हैं 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, जहां सदस्य देश मिलकर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका सपना एक सिंगल मार्केट बनाना है। और तीसरा, सोशो कल्चरल कम्युनिटी, जो लोगों के बीच आपसी समझ और रिश्तों को मजबूत करता है। चलिए अब वापस उस समिट पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। कुआलालंपुर में जो हाल ही में आसियान समिट हुई, उसमें कुछ इतने बड़े फैसले लिए गए कि वो 2025 और उसके बाद के लिए एक तरह से रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या थे। सबसे पहली और सबसे ऐतिहासिक खबर, तिमोर लेस्टे अब ऑफिशियली आसियान का 11वां सदस्य है। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया का जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वो पूरा हो गया है। और ये हमें वापस उस $2 ट्रिलियन के मैजिक नंबर पर ले आता है, DEFA यानी डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। ये दुनिया में अपनी तरह की पहली रीजनल संधि है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट और डेटा प्राइवेसी तक सब कुछ एक साथ लाएगी। और लक्ष्य 2030 तक $2 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी। एक और जरूरी फैसला म्यांमार के मुश्किल संकट को लेकर था। अब एक नया ट्रोइका मैकेनिज्म बनाया गया है। इसमें लाओस, मलेशिया और फिलीपींस, ये तीनों देश मिलकर इस लंबे समय से चले आ रहे संकट का एक स्थायी समाधान खोजने के लिए काम करेंगे। ये एक नया और ज्यादा एक्टिव अप्रोच है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। दुनिया भर में कंपनियां China+1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। और आसियान इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ रहा है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में, जहां ये एक ग्रीन सप्लाई चेन समझौते के साथ एक नया सेंटर बनने की तैयारी में है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, यहाँ भी चुनौतियां हैं। आसियान के लिए ये चुनौती है साउथ चाइना सी में चीन का विवादास्पद 10 लाइन का दावा, जो लगभग पूरे समुद्र पर उसका हक जताता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट पर बातचीत को रोके हुए है। ये दिखाता है कि इस एकता के पीछे गहरे मतभेद भी छिपे हैं। तो ये तो हुई समिट की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इस पूरे समीकरण में, इस पूरी पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब भारत और आसियान के इस जरूरी और लगातार गहरे होते रिश्ते पर एक नज़र डालते हैं। भारत और आसियान का रिश्ता कोई नया नहीं है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, ये पार्टनरशिप 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये 1992 में एक रीजनल डायलॉग पार्टनर के तौर पर शुरू हुई थी और 2022 तक एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गई है। ये एक लंबा और भरोसेमंद सफ़र रहा है।
और इस रिश्ते में भारत की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 1990 के दशक की लुक ईस्ट पॉलिसी से, जो कि बस रिश्ते मजबूत करने पर फोकस्ड थी, 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया। ये सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि एक्टिव होकर काम करने की पॉलिसी है, एक ज्यादा डायनामिक और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नतीजे भी साफ दिख रहे हैं। हालिया समिट में एक नई 5 साल की कार्य योजना पर सहमति बनी है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ जैसे फ्यूचर के सेक्टर्स पर फोकस करेगी। साथ ही 2026 को मैरिटाइम कोऑपरेशन ईयर यानी समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जो इस रिश्ते की गहराई को दिखाता है। तो इन सब बातों के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर ग्लोबल मंच पर आसियान इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्यों दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं? इसका जवाब है आसियान सेंट्रलिटी। ये एक ऐसा आइडिया है जहां आसियान बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका और चीन के बीच एक न्यूट्रल ग्राउंड, एक राजनयिक बफर की तरह काम करता है, जो तनाव को कम करता है। जब दो दुश्मन देशों के डिफेंस चीफ एक ही टेबल पर बैठते हैं, तो वो टेबल अक्सर आसियान की होती है। ये इसकी बैलेंसिंग पावर को दिखाता है। और जाहिर है, आर्थिक रूप से भी ये एक महाशक्ति है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के जरिए ये एक बहुत बड़ा सिंगल मार्केट और प्रोडक्शन बेस है, जहां सामान, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बिना किसी रुकावट के आ जा सकते हैं। और अंत में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस दुनिया में जहां बड़ी बड़ी शक्तियों का बोलबाला है, क्या छोटे छोटे देशों का ये गठबंधन मिलकर अपना भविष्य खुद लिखने की ताकत रखता है? इसका जवाब ही न सिर्फ इस क्षेत्र की, बल्कि शायद पूरी दुनिया की आने वाली दिशा तय करेगा।